तो ये देखो, ये है आरवीएम कैट जो नया वाला पुणे ब्रांच है उसका डिजाइन, वो हम कर रहे थे और 18 इंटरव्यूज हम ले बैठे हैं। बाय द वे ये पहली आरवीएम कैट की डायरेक्ट ड्राइव है। डायरेक्ट ड्राइव में क्या है कि कंपनी की एचआर, आप एचआर है ना, हिम गोल्ड से एचआर हैं, तो टेक्निकल टीम ने कहा कि सर आप ही ले लो इंटरव्यूज और हमें लड़के दे दो। तो हमने 16 इंटरव्यूज लिए हैं, सबको हम प्रॉपर रेटिंग दे रहे हैं 3-3 चीजों पे, टेक्निकल, पर्सनालिटी और डिजाइन। तो अभी हम और राउंड्स लेंगे। 2 लड़के तो हमें बहुत अच्छे मिले हैं और कुछ लड़कों को वर्नियर कैलिपर भी नहीं आता था, तो उनको फिर मैंने बहुत डांटा भी कि भाई ये सब चीजें जो हैं दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो जो 2 लड़के मैंने अभी सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी पे सिलेक्ट कर रहे हैं उनका इंटरव्यू दिखा रहा हूँ, देख लो, मैंने खुद लिए इंटरव्यूज। यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड बहुत अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। उनका रिस्पांस देखो, उनके कपड़े देखो, उनकी पर्सनालिटी देखो, किस तरीके से वो रिप्लाई दे रहे हैं। कुछ कुछ क्वेश्चंस में वो अटक भी गए, वो भी मैंने उनको ठीक करा। तो बहुत कुछ सीखने का मिलेगा। प्लस हमारे अपने स्टूडेंट्स के लिए आई एम टेलिंग यू वेरी क्लियरली कि आप हमारे पुराने बैठ के इंटरव्यूज देखो। 10 लड़के ऐसे थे जो फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल नहीं बता पाए एंड आई वाज वेरी शॉक्ड कि भाई ये हर जगह ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर ये आरवीएम कैट के इंटरव्यू देख के आते तो आज ये कोई इशू नहीं आता। तो जो मैंने इंटरव्यूज पूछे हैं, वो क्वेश्चंस पूछे हैं, वो जरूर एक कॉपी पेन में लिख के लेके आओ। एंड जो अभी 2 सिलेक्टेड मैंने लड़के करे उनका मैं इंटरव्यू दिखा रहा हूँ, 4-5 अभी और भी सिलेक्ट करूँ। अच्छा, आर्मी में काम करते थे? जी सर, एमटीएस जैसा। हाँ जी, एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ जैसा, वो स्टोर में काम था। तो स्टोर में मतलब ओके। तो इंडियन आर्मी से आपने क्या? ये परमानेंट है, वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे था। ओ, इंडियन आर्मी में भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होता है? जी सर, अभी तो सारा तरफ निकल गया, इसलिए तो परमानेंट पोस्ट भी नहीं निकल रहा है उस तरफ। अच्छा, और उससे पहले आप सीएनसी ऑपरेटर थे? जी सर, 2019 और में। 3 साल क्यों नहीं काम किया बीच में? सर बीटेक कर रहा था। ओके, बीटेक 2020 से 23, ठीक है। रेज्यूमे तो आपने हमारा फॉर्मेट से ही बनाया है ना, ये हमारी टीम ने बनवाया ना ये? जी, हाँ, ठीक है। वो रेफरेंस लेके वो बनाया था। हाँ, मतलब ये हमारा हाँ, फॉर्मेट है, आरवीएम कैट वालों का फॉर्मेट है। जी, तो सीएनसी वीएमसी ऑपरेटर, सीएनसी ऑपरेटर टर्निंग में थी ये मशीन? टर्निंग वाला ग्राइंडिंग काम कर रहा हाँ था। जी, बूस्ट ग्राइंडिंग कर रहा था, आईडी ओडी, ओके। कार्बन बूस्ट तो ग्राइंडिंग में आप कितना टॉलरेंस में आप पार्ट को ले आते थे? मतलब 5 माइक्रोन 10 5 माइक्रोन के माइक्रोन ना? आसपास होता था। ठीक है, मेरे को ये जरा Precision- मेजर करके दिखाओ, ये वर्नियर पड़ा है एंड यू मेजर द आउटर डायमीटर। इस आउटर ही है इसमें, तो खैर इसका डायमीटर मेरे को मेजर कर। 40 mm, 40 एग्जैक्ट है, चेक कर लो। 39 पॉइंट। देख, अभी सोच के बताओ एग्जैक्ट कितना है, कैसे कैलकुलेट किया? अभी 40 बोला, 1 सेकंड में 39 पॉइंट समथिंग। मेरे को वर्नियर कैलिपर का मतलब ही यही है ना कि मेरे को बिल्कुल एग्जैक्ट जानना है। कितना लीस्ट काउंट होता है इसका? 0.02 होते, वो कितने माइक्रोन हो गया? 20 माइक्रोन। हाँ, तो 20 माइक्रोन में बताओ फिर मेरे को क्या वैल्यू आ रही है। हाँ जी, सर 39.98 है। 39.98। 98। ओके, तो 20 माइक्रोन कम है 40 से, दैट इज व्हाट यू आर सेइंग। जी ठीक है। एंड आपने यहाँ पे क्या सीखा है? सर, अभी तो काटिया का कोर्स चल रहा है। कैटिया सीख रहे हो? क्यों? मतलब सॉलिड वर्क और ऑटोकैड सीख चुका हूँ, कहाँ से सीखा था? उड़ीसा से। अच्छा, तो आता है आपको ठीक ठाक लेवल का? ओके। एंड कैटिया कितना हो गया आपका? काटिया का तो एक तारीख से सीख रहा हूँ अभी। ये पार्ट मॉडलिंग खत्म हो गया, तो ये क्या है, असेंबली भी खत्म हो गया है। हाँ, अभी तो 20 दिन ही हुए हैं। ठीक है, तो रुक जाते हैं आप इंटरव्यू के लिए, फिर इतना क्यों जल्दी आप कर रहे हो? ये तो पहला इंटरव्यू है, इसलिए थोड़ा सा रेफरेंस कैसे। अच्छा, चलो, मेरे को थर्ड एंगल फर्स्ट एंगल होता क्या, व्हाट इज इट, समझाओ। मतलब थर्ड एंगल यूज होता है, इंडिया में यूज होता है, अमेरिका में भी यूज होता है। फर्स्ट एंगल तो वर्ल्ड वाइड यूज होता है। व्हाट इज इट, होता क्या है ये एंगल्स, किस चीज के लिए यूज हो रहे हैं? मतलब ड्राइंग को, ये 3D पार्ट को कैसे देखेंगे, उसका जो व्यू होता है, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, वो कैसे देखेंगे, उसका रिप्रेजेंट जो करने का तरीका होता है। ठीक है, और आइसोमेट्रिक व्यू क्या होता है? वो तो 3D में देखने के लिए। इज इट अ 3D ड्राइंग? वो 2D ओनली। तो फिर कैसे आइसोमेट्रिक का क्या मतलब हुआ? मतलब उसको जो 60 डिग्री एंगल में रखते हैं उसको, उसके हिसाब से देखते हैं। ओके, 60 में रखते हैं कि 30 में रखते हैं या 45 में रखते हैं? चलो, वॉट एवर इट इज द एंगल्स, बट वो है किस लिए? आइसोमेट्रिक ड्राइंग एग्जिस्ट किस पर्पस से करती है, क्यों बनाई जाती है? मतलब उसको फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू इजी से एक साथ देखने के लिए। ठीक, इजी में देखना। ठीक है। अच्छा, GD&T के अंदर मेरे को 3 सिंबल्स बताओ
जिसका मेरे को एक्सप्लेनेशन भी कर पाओगे, प्लस मुझे ये भी बता पाओगे कौन सी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से हम इसको मेजर करेंगे, ये सबसे मेन है। ठीक है, तो मुझे बताओ कौन से, एनीथिंग बट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पता होना चाहिए। हाँ सर। हाँ, जैसे कि हो गया फ्लैटनेस हो गया, उसको ये डायल इंडिकेटर से चेक कर सकते हैं। हाउ? फ्लैटनेस को डायल टेस्ट इंडिकेटर से कैसे करोगे? फ्लैटनेस तो ये है ना, ये टेबल है। हाँ, टेबल इस पे डायल टेस्ट इंडिकेटर कहाँ चलाओगे आप? हाउ विल यू डू इट? मतलब मिडिल में ऐसे चेक करेंगे, कुछ भी रेफरेंस वो लगा के, डायल इंडिकेटर जैसे मैग्नेट में लग जाता है। हाँ, कहीं पे भी लगा के ऐसे एक स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट से ऐसे चेक करेंगे। हाँ, पर वो एक लाइन पे चेक हुआ ना। फ्लैटनेस तो सरफेस है, स्ट्रेटनेस हो गया। हाँ, फ्लैटनेस मतलब पूरा एरिया ये पूरा चेक करना है। यस, तो हाउ विल यू मेजर फ्लैटनेस विद द डायल टेस्ट इंडिकेटर? नहीं, वो तो सीएमएम में होता है। तो फिर क्या बोल रहे हो? वो स्ट्रेटनेस तो हो जाता है, स्ट्रेटनेस है ना, तो मैं फ्लैटनेस की बात कर रहा था। हाँ, और बताओ। हो गया वो सिलिंडरिसिटी हो गया। हाँ, ठीक है, जाओ आप। हाँ, सिलिंडरिसिटी हो गया, उसको कैसे मेजर करेंगे? वो उस डायल इंडिकेटर में होता है। डायल टेस्ट इंडिकेटर से करेंगे। एक पॉइंट में वो होता है। हाँ, एक पॉइंट टेस्ट करने के लिए। तो एक पॉइंट टेस्ट करने के लिए तो रन आउट भी होता है, तो सिलिंडरिसिटी और रन आउट में चलो फर्क बता दो। वो सिलिंडरिसिटी में वो डेटम नहीं होता है, वो डायरेक्ट वी ब्लॉक में रख के वो चेक कर सकते हैं। वो उसके लिए रन आउट चेक करने के लिए कुछ भी वो चाहिए, डेटम लेना चाहिए। जैसे कि एक में पकड़ लिया ऐसे कुछ भी, मतलब वो जो में पकड़ के चेक कर सकते, डेटम लेना जरूरी है उसमें। अच्छा, क्यों? तो रन आउट का मतलब क्या होता है? चलो, रन आउट अगर मेरा बहुत ज्यादा है एक शाफ्ट में, तो मेरे को रियल लाइफ में क्या उससे दिक्कत आएगी? जैसे ओवालिटी होगा घूमने में। हाँ, वाइब्रेशन आ सकती है ना रियल लाइफ में। ऐसे क्या प्रॉब्लम आ सकती है? वही सर, वाइब्रेशन आ सकती है, पार्ट टूट सकता है, बहुत ज्यादा एक्सीडेंट भी हो सकता है, ज्यादा रन आउट हो गया तो। हाँ, ठीक है। और अगर इंजीनियरिंग ड्राइंग में जब हम बनाते हैं, उसमें मेरे को ऐसा फीचर कोई दिखाना है जो एक व्यू में मुझे नहीं दिख रहा। लेट्स सपोज मेरा फ्रंट व्यू है जी, फ्रंट व्यू में मेरे को सब फ्लैट दिखता है, पर पीछे उसमें होल्स हैं, बहुत सारे स्लॉट्स हैं, वो कैसे दिखाऊंगा मैं? हिडन लाइन में दिखा सकते हैं। अच्छा, हिडन लाइन जो है वो ऑटोकैड में आपको बनानी आती है? जी सर, डैश लाइन होता है। ठीक है, और सॉलिडवर्क्स में कैसे हिडन लाइन दिखाएंगे? सॉलिडवर्क्स में ड्राफ्टिंग में तो आ जाता है वो हिडन लाइन। हाँ, डैश लाइन करके ही आ जाता है उसमें। ओके, ठीक है। एंड ड्राफ्टिंग जब हम करते हैं, एक टेम्पलेट बनाते हैं कंपनी का, तो उसमें क्या क्या चीजें जरूरी होती है? जैसे कि हो गया, पहले कंपनी का लोगो आ जाएगा। उसको जो, ठीक है, लोगो हो गया, और लोगो हो गया, जो डिजाइन जो मशीन शॉप में देंगे उसके लिए प्रोजेक्शन व्यू चाहिए। उसके साथ स्केलिंग चाहिए। बाकी मटेरियल का नंबर भी चाहिए, जैसे कि यूनिक होना चाहिए। ठीक है। बाकी कौन सा मटेरियल है, मटेरियल टाइप्स वो भी रहना चाहिए। ओके। बाकी जो चेक कर रहा है, जो ड्रॉ कर रहा है, अप्रूव कर रहा है, उसका नाम, डिटेल, डेट वो सब होना चाहिए। बाकी उसके डायमेंशन मिलीमीटर में बिल ऑफ मटेरियल क्या होता है? ये तो सारी इन्फॉर्मेशन ड्राइंग में दे दी, तो बीओएम क्या होता है? बिल ऑफ मटेरियल में कितना मतलब कितना कौन सा मटेरियल यूज हो रहा है, कौन सा पार्ट के लिए, और कितना यूज हो रहा है, क्वांटिटी। सो बेसिकली बिल ऑफ मटेरियल्स फॉर असेंबलीज। जी सर। और एक पर्टिकुलर पार्ट के लिए, हाँ, बना के भी लाए हो, दिखाओ। अच्छा, ये देखो, बाइसिकल की, अच्छा आप लेके आए हो। बिल ऑफ मटेरियल, क्वांटिटी, सीट, हैंडल, पैडलॉक। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहीं बनाई थी आपने? जी, जो सॉलिडवर्क्स जहाँ सीखा था उधर ही सॉलिडवर्क्स में ये सब बनाए। हाँ, ये सब खुद का एनोटेशन है, ये सब क्रिएट करके। ठीक है। ये पोजिशनल टॉलरेंस आपने 0.02 लिखी है, क्या मतलब होता है इसका? मतलब डेटम से, मतलब कोई भी रेफरेंस ले लेंगे, डेटम से नीचे तक इतना मतलब एडजस्ट हो सकता है, थोड़ा सा इधर उधर। क्या चीज एडजस्ट हो सकती है? यहाँ पे आपने दिया ना पोजिशनल टॉलरेंस। हाँ सर, तो वो पोजीशन जो ड्रिलिंग करेंगे ना पॉइंट का, उसका पोजीशन नहीं, उसका सेंटर एडजस्ट होगा। हाँ, ना सेंटर जो सेंटर होगा ना इसका। ओके, कितनी आपकी सीजीपीए थी बीटेक में? 7.3 समथिंग। अच्छा, 7 समथिंग था। अच्छा, सबसे आपका फेवरेट कौन सा कोर्स था? फेवरेट तो इंजीनियरिंग ड्राइंग था, और एक टूल एंड डाई था, और मेजरिंग जो मेट्रोलॉजी होता है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के ऊपर वो था। ओके, तो आपको अगर हम लेट्स सपोज, नो, आप योर प्रोफाइल इन एवरीथिंग इज गुड, नॉलेज भी है आपको, तो यहाँ पे जो
अब देखो मैं और क्वेश्चंस पूछ सकता हूँ, बट मुझे इतने से समझ आ गया कि आप दे दोगे आंसर। उसको खींचने का कोई फायदा नहीं है अल्टीमेटली। जब बंदे को आता है तो आपने पोर्टफोलियो कर लिया, एक कैट टेस्ट मैं लूंगा आपका, ओके। एंड पर आपने कभी डिजाइन में काम नहीं किया है। फ्रेशर हूँ डिजाइन। हाँ, तो आई कैन नॉट पुट यू डायरेक्टली कि आप चीजों को सीनियर रोल में होने है ना, सीनियर रोल तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। और ये जो कंपनी है ये वो बनाती है ट्रांसमिशन लाइन जो होती है, जो आपका बिजली के जो खंभे हैं बड़े बड़े, वो एक जगह से दूसरी जगह जो जब इतनी मोटी मोटी वायर्स डालते हैं तो उसके लिए इक्विपमेंट्स होते हैं, रोलर्स होते हैं जिसके थ्रू वायर डाली जाती है। तो वो जो रोलर्स बनते हैं उसका डिजाइन भी ये लोग कर रहे हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी ये लोग कर रहे हैं मशीन्स एक्सेट्रा में, और फिर उस पे लोड टेस्टिंग वगैरह भी कर रहे हैं, राइट। तो जैसे फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, उसका क्या मतलब होता है? क्लास क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, फैक्टर ऑफ सेफ्टी का क्या मीनिंग होता है? मतलब एक चीज के ऊपर कितना लोड डाल सकते हैं, उसका सेफ्टी, दैट्स अ स्ट्रेंथ, राइट। फैक्टर ऑफ सेफ्टी का क्या मतलब हुआ? ये सीट है, सीट पे 100 kg की कैपेसिटी है, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी 100 kg थोड़ी हुआ, उससे ज्यादा ही हो सकता है। व्हाट इज फैक्टर ऑफ सेफ्टी? कितना फोर्स तक वो सहन सकते उसका कितना है। तो इस पे 100 kg सह सकता है ना ये मशीन, ये चेयर, तो 100 kg हो गया। बट फैक्टर ऑफ सेफ्टी तो 1, 1.2 ऐसे वैल्यूज में होता है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या हुआ? फैक्टर ऑफ सेफ्टी का ये मतलब होता है कि अगर 100 kg की मशीन है पर मैं इस पे 200 kg का आदमी बिठा दूं तो ये टूट जाएगा, आपके हिसाब से टूट जाएगा, राइट। लेट्स सपोज नहीं टूटा, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 हो गया, मतलब ये अपनी कैपेसिटी से 2 टाइम्स ज्यादा ले रहा है। हाँ, तो इट इज जस्ट अ रेशो, मैक्सिमम जो डिजाइन मैंने सोच के बनाया वर्सेस जो रियल वर्ल्ड में हो रहा है। तो मैं अब ये ट्रांसमिशन लाइंस का डिजाइन बना रहा हूँ भाई 100 kg का, 150 kg तक लेता है तो 1.5 मेरी फैक्टर ऑफ सेफ्टी। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं 150 kg डालूंगा, बट द फैक्टर ऑफ सेफ्टी मीन्स कि मैंने अपना प्रोडक्ट इतना ओवर इंजीनियर कर रखा है कि वो 1.5 गुना तक ले सकता है लोड। सो दैट इज व्हाट इट मीन्स। तो ठीक है, आप अपना कोर्स पहले खत्म करो जल्दी, आप बीच में आई मीन स्टार्ट भी करवा सकते हैं कोर्स, शाम को आके कर लेना। ये तो यहाँ से पड़ोस में ही है ये कंपनी, इट्स अ गुड कंपनी। ठीक है, आपको बता देंगे। ओके, थैंक यू सर। और इसमें मिनिमम 1 साल तक आपको काम करना है, बिकॉज आज के टाइम पे चलने दो, आज के टाइम पे इंडस्ट्रीज का इशू ये है कि आप फ्रेशर हो, वो आप सब कुछ करेंगे, डिजाइन्स बनाएंगे, और 1 साल में आप छोड़ देते हो तो इट पुट्स अ वेरी बैड इंप्रेशन। प्लस आपने यहाँ 1 साल काम ही किया था, हर जगह 1-1, 2-2 साल में, वो तो करना नहीं है ऐसे। हर जगह 1-1, 2-2 साल में छोड़ोगे तो आप ही के लिए फ्यूचर में बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी। तो आप मिनिमम 2 साल का प्लान करके चलिए कि यू विल हैव टू वर्क। ठीक है, ओके। हाँ, ना रेज्यूमे में उल्टा होता है, जो लेटेस्ट जॉब होती है भाई उसको ऊपर लिखा जाता है। अच्छा, आपने स्टर्लिंग टूल्स जहां आप जूनियर एग्जीक्यूटिव थे वो सबसे पहले लिख दिया, तो बंदे का जाता है यार तो जूनियर एग्जीक्यूटिव है, एक्चुअली मैं नीचे देख रहा हूँ तो आप डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंजीनियर हो। तो लेटेस्ट जॉब हमेशा सबसे ऊपर आती है, तो इसको उल्टे तरीके से लिखना है आपको। ये बहुत बड़ी मिस्टेक सब करते हैं। ठीक है सर, मैं इसको बस फ्लिप कर दो, दैट्स इट। जब विद्या निकेतन स्कूल से हैं आप, फिर आपने बीटेक करी, थर्मल, यहाँ से क्या सीखा था? आरवीएम कैट से ऑटोकैड, सॉलिडवर्क्स। हाँ, और फिर थर्माडाइन में काम करा आपने? थर्माडाइन में भी सर क्वालिटी और डिजाइन में हैंडल कर रहा था, मेनली वहाँ पे क्वालिटी था, लेकिन डिजाइन भी मैं कभी कर लेता था। कर लेते थे। कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होता था? सॉलिडवर्क्स और ऑटोकैड। और ये शाइन मेटल में सर प्योरली मैं डिजाइन में था, डिजाइन डेवलपमेंट में। यहाँ से सीखने के बाद में लगा था वहाँ पे। ठीक है, बट आई एम सीइंग एन इशू। 21 से 22 1 साल काम किया, थर्माडाइन में भी 1 साल काम करा, शाइन मेटल में भी काम कर रहे हो कि छोड़ दिया? छोड़ दिया सर वहाँ से। हर जगह 1-1 साल में क्यों छोड़ रहे हो आप? सर मैं सेकंड कंपनी नहीं छोड़ता, लेकिन उसके बाद सेकंड कंपनी थर्माडाइन, लेकिन उसमें काम करते वक्त मैं सर यूपीएससी सीडीएस का एग्जाम क्लियर हुआ था। अच्छा, उसमें 5 डे का इंटरव्यू होता है। मैं और बेंगलोर जाना था मुझे, तो उसमें छुट्टी नहीं मिलती। 5 दिन की छुट्टी तो भाई कोई भी दे देता है, नहीं दी थी 5 दिन की छुट्टी। हमारे एम्प्लॉयज तो 10-10 दिन के लिए चले जाते हैं। सर कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है ना। फिर तो मेरी कंपनी बहुत अच्छी है, हम तो 15-15 दिन के लिए भी छुट्टियां दे रहे हैं लोगों को, मैनेज कर रहे हैं हम। सर 1 वीक मैक्सिमम होता है। और शाइन मेटल में क्या इशू आया? सर इसमें टाइमिंग बहुत ज्यादा इरेगुलर है, कभी 7:30, कभी 8:30, 9 से। और वर्कलोड भी मैं बहुत ज्यादा बियर कर रहा हूँ, क्योंकि एक बंदा जा चुका है और मैं अकेला बियर कर रहा हूँ। तो और बंदे आ जाते हैं अपनी कंपनी को छोड़ी? सर
देखो आपका एक्सपीरियंस है, मैं सीधी बात करूंगा, मैं आपसे 4-5 क्वेश्चन पूछ लूंगा, मेरे को थर्ड एंगल फर्स्ट एंगल, दीज आर बेबी क्वेश्चंस, वो तो आप आंसर कर ही दोगे, राइट? मेन इस कंपनी को चाहिए बंदे जो लॉन्ग टर्म के लिए काम करें। मैं लॉन्ग टर्म के लिए ही ढूंढ रहा हूँ सर, क्योंकि मैं भी सेटल होना चाहता हूँ। 8 घंटे की जॉब हो फरीदाबाद में हो। 8 घंटे यू कैन नॉट डिसाइड 8 घंटे, किसी कंपनी के 10 घंटे की शिफ्ट है, 9 घंटे की है, 8 घंटे का क्या मतलब हुआ? मतलब आपकी कंपनी में कितनी टाइमिंग्स हैं? नहीं 9 घंटे का ही रखो, 8 घंटे की कोई टाइमिंग नहीं होती। मैं अपने 9 आवर्स का करो, बट ऐसा नहीं होता कि देखो अभी यू आर यंग, क्या एज है आपकी? सर 27 है, तो आई एम ऑलमोस्ट योर एज। मैं सैटरडे संडे मिला के 14 घंटे डेली काम करता हूँ। यू हैव टू वर्क, मतलब ये नहीं कि 8 घंटे, यार कोई एमएनसी कंपनी में 10 घंटे लग रहे हैं और आने जाने में भी 2 घंटे लोग गुड़गांव जाते हैं काम करने के लिए। अगर सैलरी अच्छी मिल रही है, सब कुछ सही है, तो घंटों को मत गिनो, ओके? तो एटलीस्ट 9 आवर्स की जॉब होगी ही होगी, स्टैंडर्ड आपकी 9 आवर्स की करनी पड़ेगी आपको। किधर क्या करते थे शाइन मेटल में? सर इलेक्ट्रिकल एनक्लोजर्स, कंप्रेसर्स, हार्ड डिजाइन करता था मैं, हाँ 3D में, और फिर उसको शीट मेटल फ्लैट पैटर्न बना के, हाँ उसको मैं लेजर पे काट देता था। लेजर पे काट देते, अच्छा। तो मतलब पूरा एंड टू एंड उसका ब्लैंक खोल के उसको ड्राइंग बना के लेजर में लगा के सारा ये काम पूरा प्रोसेस है, फ्रॉम प्रोडक्शन और डेवलपमेंट टू प्रोडक्शन। एंड कौन सा सॉफ्टवेयर? सॉलिड वर्क्स में करते थे, ठीक है। और सैलरी क्या थी वहां पे आपकी लास्ट? सर अभी मेरी कंपनी जो छोड़ी है वो सर 23 नहीं मिल रहे थे। सीटीसी कितना हो गया? सीटीसी का सर स्लिप नहीं मिली मुझे, जो स्लिप मिली थी 22 की मिली थी, बढ़ गई सैलरी। जस्ट टेल मी व्हाट द सैलरी इज, दैट्स इट, सिंपल क्वेश्चन। सैलरी कितनी थी जो सीटीसी होती है? पीएफ वीएफ मिल रहा था? हाँ पीएफ मिल रहा था। तो आपकी 25 तो हो गई ना? 25 सीटीसी हो गई, और कुछ बढ़ने वाली थी कि 25 पे छोड़ दिया? 25 पे छोड़ दिया सर। 25 छोड़ दिया, ठीक है। एंड अब मैं टेक्निकल आपसे पूछता हूँ कि जब मैं लेजर पे कुछ काट रहा हूँ, ओके, तो मेरे को क्या प्रोसेस है जिससे मैं वेस्टेज सबसे ज्यादा कम करूंगा? आपकी फील्ड का ही पूछ रहा हूँ क्वेश्चन मैं। सर एक पार्ट के अंदर एक पार्ट को इंसर्ट करके, जहाँ पे जैसे कोई हमें सिलेंडर काटना है, सिलेंडर को सेंट्रिक सर्कल काटना है, तो उसको सेंट्रिक सर्कल के अंदर जो बीच वाला पार्ट है उसके अंदर हम जो नेस्टिंग बनाएंगे और छोटे पार्ट्स में इंक्लूड कर सकते हैं। हाँ, सो बेसिकली नेस्टिंग के लिए कोई टूल यूज कर रहे थे कि अपने दिमाग से इधर उधर फिट करके कर रहे थे? नेस्टिंग के लिए सर कई बार ऑटोमेटिक नेस्टिंग होती है, जो लेटेस्ट मशीन आई है हमारा की, ओके, उसमें ऑटोमेटिक नेस्टिंग है, तो उसमें ऑटोमेटिकली वो नेस्टिंग करके दे देती है इफेक्टिवली। लेकिन जो उससे पहले पंचिंग मशीन थी हमारा की, उसमें मैनुअल नेस्टिंग करनी पड़ती थी ऑटोकैड में करते थे। तो ऑटोकैड में अपने को पकड़ के रोटेट करके किसी तरीके से फिट करके अपने आप पास में वो करना होता था, ठीक है। दूसरा के फैक्टर क्या होता है शीट मेटल में? सर के फैक्टर सर कितना, के फैक्टर का मतलब होता है कि जो न्यूट्रल एक्सिस है बेंडिंग के बाद वो कितना शिफ्ट हो रहा है। न्यूट्रल एक्सिस जो बेंड नहीं होता, यस, बट व्हाट, उससे फर्क क्या पड़ता है रियल लाइफ में? आई डोंट नीड द डेफिनेशन। इससे फर्क ये पड़ता है सर, के फैक्टर जैसे CRCF RMS का 0.33 होता है के फैक्टर, तो इसका मतलब है कि 0.3 यानी 30% न्यूट्रल एक्सिस है वो ठीक है। आप अच्छी बात है, आप इंजीनियरिंग में घुस रहे हो, वो मुझे भी पता है डेफिनेशन। किसी 5वीं क्लास के बच्चे को समझाना हो के फैक्टर क्या होता है, आप मेरे यहाँ टीचर हो फॉर एग्जांपल, बच्चा पूछता है के फैक्टर क्या है, उसको न्यूट्रल एक्सिस नहीं पल्ले पड़ेगा। सो यू एक्सप्लेन मी इन द इजीएस्ट पॉसिबल वे व्हाट इज के फैक्टर, क्या कहाँ यूज होता है? मोल्ड में यूज होता है? नो। कहाँ यूज होता है? इट इज यूज्ड इन शीट मेटल। हाँ, इट टेल्स अस अबाउट हाउ मच बेंडिंग अलाउंस। एग्जैक्टली, कि शीट फट सकती है कि नहीं। और सिंपल करना हो तो भाई एक शीट को अगर मुझे बेंड करना है तो के फैक्टर बताएगा कि उसका रिजल्ट मेरा क्या होगा। दैट इज व्हाट के फैक्टर, बेंडिंग अलाउंस कितना देगा, बेंडिंग अलाउंस कितना रहेगा, राइट। आपकी जो कंपनी में के फैक्टर कितना यूज हो रहा था शीट मेटल में? 0.33। तो वो वैल्यू उन्होंने दे रखी थी। यस सर, 0.28 से 0.33, 0.28 यूज करते थे हम लोग 3M के शीट में, और 0.33 यूज होता था 2mm, 1.6 और 0.9 की शीट में। ठीक है। फाइल टाइप्स कौन सा यूज कर रहे थे जो आप राउटर के अंदर, सॉरी जो प्लाज्मा कटर में जो DXF में एक्सपोर्ट मार के, उसका प्रोग्राम कौन बनाता है? सर DXF एक्चुअली मैंने काइजन में बनाया था। हाँ, कि हमारे पास एक पैनल का बजट आया, उसके अंदर 150 से करीब 200 फाइल्स हैं 3D की। अब 3D से हमें बनाना है DXF,
अब एक करके हम एक्सपोर्ट करेंगे DXF में, तो सर टाइम लगता है, लगभग एक DXF में एक्सपोर्ट करने में 5 से 6 सेकंड लगते हैं एक फाइल में, तो 150 में लग के लगभग आधा 1 घंटा लगता है, और बंदे को मैनुअली लिखना पड़ता था उसमें। तो उसके लिए सिर्फ मैक्रो प्रोसेस होता है, मैक्रो कोडिंग होती है, वो मैंने बनाई थी, तो उससे उस मैक्रो जल्दी हो जाता था काम। तो सारे 150 फाइल हमने एक फोल्डर में डाली और मैक्रो को रन कर दिया, 4 मिनट में सारी फाइल को DXF में कन्वर्ट कर देता था। ठीक है। कोई मोल्ड में काम किया कभी आपने? नहीं सर, मोल्ड में काम किया नहीं, लेकिन करना चाहूंगा मैं, क्योंकि अपना एक्सपीरियंस और नॉलेज बढ़ाना है मुझे। उसमें सिर्फ शीट मेटल, कोर कैविटी तो एक्सट्रैक्ट कर लेते हो? मैंने यहाँ पे सीखी थी, लेकिन अब यूज में नहीं, भूल गया हो। चलो रिवाइज हो जाएगी वो तो, ठीक है। एंड डिजाइन, कस्टमर डिमांड, प्रोडक्शन, बिल ऑफ मटेरियल का क्या फॉर्मेट था वहाँ पे? क्या क्या चीजें आती थी उसमें? बिल ऑफ मटेरियल में सर सीरियल नंबर, उसके बाद डिस्क्रिप्शन, सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन, पार्ट साइज। ये सॉलिडवर्क्स में कर रहे थे कि कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर था इसके लिए? थर्ड MS एक्सेल। एक्सेल में हो गया, ठीक है। सॉलिडवर्क्स में जो इनबिल्ट फीचर है उसमें नहीं? इनबिल्ट में फीचर में सर इसका यूज नहीं था एक्चुअली वहाँ। ओके। मतलब पूरे 1 साल में लगभग मैंने एक ही बार यूज किया था उसको, जब एक बार लेडर बनाया था। ओके। कभी कोई सिमुलेशन करी है सॉलिडवर्क्स में? एनी काइंड ऑफ लोड टेस्टिंग यू हैव डन? नहीं सर, नो लोड टेस्टिंग कुछ नहीं कर रहा हूँ उसमें, ठीक है। GD&T के मुझे 3 सिंबल्स बताओ, पर वही सिंबल बताना जिसके आप मेरे को बता सको कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कौन से लगेंगे उसको मेजर करने में। सर GD&T का अभी तक यूज हुआ ही नहीं है, मतलब मेरी कंपनी में ना। पढ़े तो होगे? पढ़ा है बस मैंने। हाँ तो बताओ ना, कोई से भी 3 सिंबल जिसके मेरे को इंस्ट्रूमेंट्स पता हो। बिल्कुल शुरू के बताता हूँ सर। आप एनीथिंग दैट फॉर्म्स के होते हैं, सबसे पहला होता है स्ट्रेटनेस को मेजर कैसे करूंगा? स्ट्रेटनेस को सर पपी डाल। हाँ तो दैट्स ठीक है, आंसर सही है आपका। तो ऐसे 2 और बता दो मेरे को जिसके साथ मेरे को इंस्ट्रूमेंट पता लग जाए कौन सा है। स्ट्रेटनेस, कोसेंट्रिसिटी भी पपी डायल से मेजर हो सकती है। कंसेंट्रिसिटी कैसे हो जाएगी पपी डायल से? नहीं, कोसेंट्रिसिटी नहीं होगी। कंसेंट्रिसिटी में तो सेंटर ढूंढना है ना मुझे, वो तो मेरे CMM मशीन से हो पाएगा प्रॉपरली। CMM से तो कुछ भी हो सकता है। CMM से कुछ भी हो जाएगा। हाँ मेनली हमने सर फ्लैटनेस ही मेजर करी है GD&T में। वो भी सर हम लिखते नहीं थे, क्योंकि जस्ट और रन आउट तो कर सकते हो। रन आउट विद डायल टेस्ट इंडिकेटर, वही पपी डायल रन आउट हो जाएगा, ट्रोलो रन आउट भी हो जाएगा। हाँ सर, है ना? ठीक है। आपको तो आई शॉर्टलिस्ट यू। पोर्टफोलियो नहीं लाए अपना आप? पोर्टफोलियो के सर? डिजाइन पोर्टफोलियो। अरे डिजाइन जो बनाते हो उसके पूरा कुछ एक प्रिंट आउट तो लेके आते? ऐसे तो नहीं है। कहाँ से बनाया आपने? सर गूगल से वो ड्राइंग निकाली थी। अच्छा, इसकी कोर कैविटी बना लोगे? जी सर। इसकी कोर कैविटी बन जाएगी? जी सर, अभी बस है आपका लैपटॉप? सर लैपटॉप है सर। ठीक है, तुम एक काम करो, सब कुछ छोड़ो, इसकी कोर कैविटी बना दो, मैं सेलेक्ट कर लूंगा। जाओ। जी सर। गो। इसी पार्ट की आपको कोर कैविटी बनानी है, बना लोगे फिर मैं इंटरव्यू लूंगा। ओके सर। हाँ जाओ। ओके, थैंक यू। सही है, बढ़िया है। कितना टाइम लगा इसको बनाने में? सर 15 मिनट सर। सर इसमें एक प्रॉब्लम आई थी सर। हाँ, श्रिंकेज कितना लिया आपने इसमें? जी सर। श्रिंकेज कितना लिया? 2.5। अच्छा, वो किस बेसिस पे लिया? ऐसी रैंडम? रैंडम। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो आपने यहाँ से ऑटोकैड सॉलिडवर्क्स किया है। कोई वर्क एक्सपीरियंस? सर नो सर। ये नंबर आपका 80264? जी सर। अच्छा, ठीक है। ड्राइंग तो आपने बना ली है, कोई दिक्कत नहीं है। और बीटेक करी है ना आपने? जी सर। तो अब खत्म नहीं हुई अभी तक? सर वो थोड़ा इशू हुआ है, सेमेस्टर बैक का इशू हुआ है। क्यों? सर वो M2 वजह से थोड़ा सेम बैक हो गया था मेरा। बस एक M2 में अटक गए थे? जी सर। अच्छा। अब लास्ट दिसंबर में एग्जाम हुआ, उसमें क्लियर। अच्छा, टॉलरेंस का क्या मतलब होता है? सर टॉलरेंस सर किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाते हैं ना, उसको जहाँ रिजेक्शन ना हो उसलिए टॉलरेंस दी जाती है सर। ठीक है, रिजेक्शन ना होगा क्या मतलब है? सर जब कोई भी पार्ट बनना है, कोई शाफ्ट बननी है, उल्टा टॉलरेंस से तो भाई रिजेक्शन होती है। टॉलरेंस मैच नहीं करेगा तो रिजेक्ट हो जाता है। सो व्हाट डज टॉलरेंस मीन? सर टॉलरेंस, सर जो टॉलरेंस दी जाती है उसके अंदर जो पार्ट बनता है ना, वो एक्यूरेट होता है। जो टॉलरेंस के बाहर बनेगा वो रिजेक्ट है सर। ओके, तो टॉलरेंस का मीनिंग क्या है? सर टॉलरेंस का, चलो, 1 mm में कितने माइक्रोन होते हैं? सर 1 mm में 1000 माइक्रोन। 1000 माइक्रोन होते हैं। तो ये वर्नियर कैलिपर आपके सामने पड़ा है? जी सर। कितनी इसकी टॉलरेंस है? सर
10 माइक्रोन वो 20 माइक्रोन सा एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ये वाला कौन सा है, इसका तो बताओ, क्या मेरे को लीस्ट काउंट क्या है? सर 0.2 पॉइंट 0.02 तो कितने माइक्रोन हो गया? सर 0.02 हो गया माइक्रोन, 20 माइक्रोन। अच्छा, इसको जरा मेजर करके बताओ। जी सर। इसका डायमीटर, ये देखो, इनको हमने एक डिजाइन दिया था, तो ये इसका इन्होंने वो भी बना दिया है, कोर कैविटी भी बना दी है सॉलिड वर्क्स में। तो मुझे अच्छा लगा कि ये कोर कैविटी भी इन्होंने पूरी बना दी, क्योंकि 29.74 mm 29.740 mm। अच्छा, अभी तो आपका मतलब ठीक है, कोई आपने कभी काम नहीं किया, सो यू आर अ फ्रेशर राइट नाउ, राइट? ओके। फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल, ये सब कॉन्सेप्ट का क्या मीनिंग है? सब फर्स्ट एंगल होता है जो ऑब्जर्वर होता है, जो ऑब्जेक्ट के, हाँ, ऑब्जर्वर लेफ्ट साइड से देखेगा तो उसकी शैडो राइट साइड बनती है सर फर्स्ट एंगल में। हाँ, और थर्ड एंगल में सर जो ऑब्जर्वर होता है जो लेफ्ट साइड से देखा तो उसकी शैडो भी लेफ्ट साइड ही बनती है। बट व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, ये यूज कहाँ होता है? फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल, ये किस चीज का कॉन्सेप्ट है? ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस का कॉन्सेप्ट है ना जी। और आइसोमेट्रिक क्या होता है? सर आइसोमेट्रिक जो व्यू, थ्री व्यू मतलब टॉप एक ही उसमें सारे व्यू दिख जाते हैं। दिखते हैं। कहाँ से हो वैसे आप? सर मैं एमपी से हूँ सर, एमपी मुरैना सर। अच्छा, ठीक है। कौन कौन से मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं आपको? एक वर्नियर आ गया, और सर इस टाइम तो सर वर्नियर पे ही वर्क किया है। क्यों माइक्रोमीटर नहीं आता? सर माइक्रोमीटर सर वर्किंग, उसको ओनली टेस्टिंग की थी सर। अच्छा, मेजर वर्क नहीं किया उसके ऊपर। ओके। हाँ, कॉलेज में तो ऐसी कुछ नहीं कराते। और जब सॉलिड वर्क्स में डिफरेंट डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स होते हैं, कोई 2-3 फॉर्मेट बताओ जरा। सर सॉलिड वर्क में सर असेंबली के लिए अलग होता है सर, लास्ट के कोड वो असेंबली फाइल होती है, मैं फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ। फॉर्मेट जैसे IGS फॉर्मेट होता है, PRT होता है, ये क्या फॉर्मेट्स का क्या मीनिंग होता है? अलग अलग कौन से फॉर्मेट्स होते हैं अवेलेबल? सर अलग अलग फॉर्मेट सर अलग अलग चीजों के लिए वर्क करते हैं, जैसे लेयर के लिए अलग होता है सर। हाँ, लेयर कटिंग के लिए। नो यू आर टॉकिंग अबाउट मॉड्यूल्स, में फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ। चलो छोड़ो उसको भी। अगर मैं एक होल को डिफाइन करता हूँ, ठीक है, M6, मैं आपको स्टैंडर्ड होल बता, M10 × 1.5, क्या मतलब है उसका? सर M10 हो गया उसका डायमीटर। हाँ, जो 1.5 जो आपने बताया वो उसके थ्रेड की पिच हो गई, पिच हो गई ना, थिकनेस नहीं होती, पिच होती है। अच्छा, GD&T के कोई 3 सिंबल बताओ। सर GD&T कोई से भी 3 सिंबल भाई। सर फ्लैटनेस। हाँ, कैसे मेजर करोगे फ्लैटनेस को? फ्लैटनेस हाँ, गेज कौन सा डाल गेज होता है, उससे मेजर करते हैं सर। ठीक है। और उस सर्कुलरिटी उसी से की। हाँ, ओके। सिलेंडरिसिटी सर। ओके, सिलेंडरिसिटी कैसे मेजर करेंगे? सर सिलेंडरिसिटी है सर, उसको डायल गेज। डायल गेज। इतना क्यों वो हो रहे हो, अटक क्यों रहे हो? आराम से बताओ ना, इतना घबरा क्यों रहे हो? ठीक है, वी कैन गिव यू एन इंटर्नशिप पोजीशन भाई, इंटर्नशिप ही रहेगी, फ्रेशर हो, नॉलेज ठीक है, सॉफ्टवेयर आप कर रहे हो, सॉफ्टवेयर स्ट्रांग है, वो पता लग गया, सॉफ्टवेयर में कोई इशू नहीं आएगा। काम करो मिनिमम 1 ईयर, उससे नीचे तो बैठने भी नहीं देंगे हम कंपनी में, क्योंकि लड़के जल्दी जल्दी कंपनी छोड़ देते हैं, वो फिर सीख कुछ पाते नहीं है। ठीक है, तो इनका भी, इनको स्कोर दो आप। टेक्निकल नॉलेज में 6/10, पर्सनालिटी ऑल्सो 6/10, क्योंकि तुम बहुत घबरा रहे हो, बट डिजाइन में आई विल गिव यू 9/10, वो तुम्हें आता है। ठीक है, तो ठीक है, विल गिव यू अ पोजीशन, बात कर लेंगे हम। ओके, ठीक है, थैंक यू सर। ओके।